प्रिय शिक्षार्थियों, हमने पाठ 3 के अभ्यास कार्य में करण कारक के बारे में पढ़ा था। अब अगला जो हम काम करने जा रहे हैं वह भी करण कारक से संबंधित है। उसमें प्रथम अभ्यास, यह जो हमारे पास दिया हुआ है प्रथम अभ्यास, इसी अभ्यास कार्य में से हम कर्ता, कर्म, करण और क्रिया इत्यादि को अलग करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ बालकः नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, तो इसमें बालकः कर्ता है, नेत्राभ्याम करण है, चित्रम द्वितीय है, पश्यति क्रिया है। इस तरह से इसे अलग अलग करके लिखेंगे अगले पृष्ठ पर। अब यहाँ इस अगले पृष्ठ पर हमसे पूछा गया है प्रश्न में, प्रश्न 3, प्रथमे अभ्यासे लिखितेषु, प्रथम अभ्यास में लिखे हुए वाक्येषु, वाक्यों में कर्ता, कर्म, करण, क्रिया पदानि, अर्थात इन पदों को, कौन कौन से पदों को, कर्ता, कर्म, करण और क्रिया को पृथक कृत्वा लिखन्तु, इनको पृथक अर्थात अलग करके लिखें। जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण के माध्यम से बताया। पहला क्या था हमारे पास अभ्यास 1 में, बालकः नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास सबसे पहले बालकः, बालकः इसमें कर्ता है तो कर्ता के नीचे लिखा हुआ है, करण है इसमें नेत्राभ्याम तो करण के नीचे, फिर कर्म है चित्रम तो कर्म के नीचे चित्रम को लिखा हुआ है, और अंत में क्रिया है पश्यति तो उसे क्रिया के नीचे लिखा हुआ है। अब अगला वाक्य है हमारे पास, अम्बा हस्तेन रोटिकाम पचति। हालांकि वहाँ पर अभ्यास में जो आपको दिखाए गए हैं इस वीडियो में वे वाक्य कुछ अलग हैं, तो उन वाक्यों को ना लिख करके आप यहाँ से वाक्य लिखें, क्योंकि हमें कहा गया है कि अभ्यास 1 में, जैसे बालका नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, यह अभ्यास 1 का है। कई बार अभ्यास 1 की बजाय अभ्यास 2 के वाक्य लिख दिए होते हैं, परंतु हमें जब अभ्यास 1 के कहे हुए हैं तो हम अभ्यास 1 से ही लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको नोट करवाता चलता हूँ, आप अपनी अपनी बुक्स में वहाँ जिस जगह हमें अभ्यास करने के लिए बोला गया है पेज नंबर 38 पर, वहीं पर हम इसे करेंगे। तो दूसरा वाक्य मैंने पढ़ा, अम्बा हस्तेन रोटिकाम पचती। इसमें अम्बा माता हाथ से रोटियां पकाती है, ये हमने कल भी पढ़ा था। यहाँ पर हमने हस्तेन की जगह अन्नेन किया था, आपको याद होगा, आपने लिखा भी होगा अपनी अपनी बुक्स पर। हमने लिखा था अम्बा अन्नेन रोटिकाम पचती और रामः हस्तेन कार्यम करोति, ऐसा उल्टा करके लिखा था हमने। यहाँ हस्तेन को लिखा था हमने रामः वाले सेंटेंस में, रामः हस्तेन कार्यम करोति और अम्बा अन्नेन रोटिकाम पचती। तो अम्बा क्या है, माता अन्न से रोटियां पकाती है, तो पचती ये क्रिया है, इसको आप क्रिया के नीचे लिखेंगे। रोटी काम, रोटी को, कर्ता ने कर्म को, तो यह कर्म है। रोटी काम जो है कर्म है, द्वितीय विभक्ति, इसे आप कर्म वाले कॉलम में लिखेंगे। अम्बाम कर्ता है, कर्ता वाले कॉलम में, और हस्तेन की जगह हम लिख रहे हैं अन्नेन, तो अन्नेन को लिखेंगे हम करण कारक में। फिर एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, अम्बा कर्ता, अन्नेन करण कारक, रोटी काम कर्म, पचती क्रिया, और ये जो है कर्म करण जो भी इसमें कारक प्रयुक्त हुए हैं उसको उसी के नीचे लिखें। जैसे पचती है ये क्रिया है, इसको कर्म के नीचे ना लिखें, इसको कहाँ लिखेंगे, क्रिया के नीचे। अगला है रामः हस्तेन कार्यम करोति, तो रामः करता है, हस्तेन करण कारक है, कार्यम कर्म कारक है, करोति क्रिया है, इसको एज इट इज लिखेंगे। अर्थात उसी प्रकार जहाँ इनकी जगह है, रामः कर्ता के कॉलम में आएगा, हस्तेन कर्ण के कारक में आएगा, कार्यम कर्म के कारक में आएगा, करोति जो है क्रिया के कॉलम में आएगा। आगे है कृष्णः चक्रेण शिशुपालस्य वधम अकरोत्। कृष्णः कर्ता, चक्रेण कर्ण कारक, शिशुपालस्य वधम, दोनों को, कृष्णः कर्ता, चक्रेण कर्ण कारक, शिशुपाल से वधम, जैसा कि मैंने कहा इसको हम लिखेंगे कर्म में। शिशुपाल से तो षष्ठी विभक्ति है, वहाँ पर संबंध है कारक, लेकिन संबंध यहाँ पर हमारे पास दिया नहीं है,
तो इकट्ठा करके लिख देंगे शिशुपालस्य वधम, यानी कि द्वितीय में इसको लिख देंगे हम, और अकरोत आ जाएगा क्रिया में। पंचम वाक्य है मालाकारः जलेन वृक्षान सिंचति। मालाकारः आ जाएगा कर्ता के कॉलम में, जलेन कर्ण के कॉलम में आ जाएगा, वृक्षान रामान की तरह द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक है, कर्म कारक के वाले कॉलम में आ जाएगा। सिंचती हमारे पास क्रिया है। आप इसको इस प्रकार से लिख लें। आप इन वाक्यों को इस प्रकार से लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं मोहना हस्तेन भोजनम खाती, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो पहला अभ्यास अभी हमने पढ़ा है उसमें जो हमने कर्ता कर्ण कर्म और क्रिया छांटे हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पहला दिया भी हुआ है वाक्य बालका नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, क्योंकि हमारे पास प्रश्न में लिखा हुआ है प्रथम अभ्यासे लिखितेषु, जो प्रथम अभ्यास है उसमें लिखे हुए वाक्य जो उसमें कर्ता कर्म कर्ण और क्रिया को हमने अलग करना है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वाक्य लिखे हैं, इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे लिखता है ध्यातव्यम यत्, ध्यातव्यम यत् अर्थात ध्यान देना चाहिए कि सह अलम विना काणः बधिरः इति पदानाम योगे अपि तृतीया विभक्ति ही प्रयुज्यते। इन पदों के योग में, इन शब्दों के योग में अर्थात जहां वाक्य में ये शब्द प्रयोग होते हैं उनमें भी तृतीय विभक्ति प्रयोग की जाती है। सह का अर्थ होता है के साथ, जैसे राम के साथ, तो रामस्य सह नहीं होगा, रामस्य सह नहीं होगा। हालांकि अनुवाद की दृष्टि से देखा जाए राम के साथ, के षष्ठी का बोधक है, षष्ठी में से होता है, पहचान इसकी बन गया हमारे पास रामस्य सह अर्थात राम के साथ। वो गलत हो जाएगा, जहां सह लगेगा और जिसके साथ की बात की जा रही है, जैसे मैंने कहा उदाहरण के लिए राम के साथ, तो क्या लगेगा तृतीय विभक्ति, सह के योग में तृतीय, रामेण सह अर्थात राम के साथ। फिर है अलम, जैसे अलम कोलाहलेन शोर मत करो। विना, हमने पिछले अभ्यास में पढ़ा था कि विना के योग में द्वितीय होती है, विना के योग में तृतीय भी होती है, इसकी चर्चा भी हमने उसमें की थी। जैसे अन्नेन विना या अन्नात विना या अन्नम विना, तीनों जो वाक्य ठीक हैं। विना के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। काणः अर्थात जो एक आंख से नहीं देख सकता, तो जैसे अक्षणा काणः आंख से काणा, जो आंख से नहीं देख पाता। बधिरः, बधिरः का अर्थ होता है बहरा, जिसे कान से नहीं सुनाई देता, तो जैसे सह कर्णेन बधिरः अस्ति, वह कान से बहरा है। तो बधिरा के योग में अर्थात किससे बहरा है, कान से, तो कर्ण यानी कि कान में तृतीय विभक्ति लगेगी, कर्णेन बधिरा, यह सेंटेंस बनेगा। तो इनके योग में भी कहता है तृतीय विभक्ति प्रयोग की जाती है, यह आपने उपपद विभक्तियों में भी पढ़ा हुआ है। अब हमारे पास यह अभ्यास है उदाहरणम दृष्ट्वा अर्थात उदाहरण को दृष्ट्वा देख करके रिक्त स्थानानि खाली स्थानों को पूरयन्तु पूरा करें, अर्थात उदाहरण देख करके आप खाली स्थान भरें। पहला उदाहरण क्या है इसको देखते हैं। पुत्रः जनकेन सह गच्छति, जैसा इसने ऊपर कहा ध्यातव्यम यत्, उसी के आधार पर अब अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। पुत्रः जनकेन सह गच्छति, पुत्र पिता के साथ जाता है। पुत्र किसके साथ जा रहा है, पिता के साथ, तो जिसके साथ जा रहा है उस शब्द में तृतीय विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पिता के साथ जा रहा है तो जनकेन, पिता में तृतीय विभक्ति लगेगी, पुत्र में नहीं, जाने वाले में नहीं। जा तो दोनों रहे हैं, पुत्र भी जा रहा है पिता भी जा रहा है, लेकिन पुत्र पिता के साथ जा रहा है, इसलिए पितृ जो हमारे पास जनक शब्द है पिता वाचक, उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी, तब सेंटेंस बनेगा पुत्रः जनकेन सह गच्छति, क्योंकि यहाँ हमारे पास उदाहरण में दे रखा हुआ है जनक जो कोष्ठक में है। अगला दिया है कोष्ठक में विवाद, वाद विवाद अर्थ में, और यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है डैश अलम, विवादेन अलम या अलम विवादेन, अलम के योग में तृतीय विभक्ति अर्थात विवाद मत करो, शोर मत करो, विवाद कला क्लेश मत करो, वाद विवाद मत करो, विवाद मत करो। जब कई बार वार्तालाप चला होता है और उसे बाद में बेवजह अनावश्यक तथ्य की ओर मोड़ दिया जाता है उस वाद संवाद को, तो उसी को विवाद कहा जाता है। इसलिए इसने लिखा यहाँ पर अलम विवादेन, विवाद मत करो। तीसरा है हमारे पास सीता डैश सह गच्छति, फिर सह शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है और हमें कोष्ठक में दे रखा है राम।
सीता राम के साथ जाती है। तो यहाँ पर राम में तृतीय विभक्ति लगेगी सह के योग में, वाक्य बनेगा सीता रामेण सह गच्छति। रामेन नहीं होगा, रामेण होगा, क्योंकि ररी त्रश आ गया शब्द में, तो तृतीय के एक वचन में न का अण, षष्ठी के बहुवचन में भी न का अण बन जाता है। अगला है पीयूषः शशकेन सह क्रीडति। यहाँ फिर सह है, इसी कारण शशक शब्द में शशक दिया है, शशक कहते हैं खरगोश को, तो शशक में तृतीय हो गई है यहाँ पर, तो वाक्य बन गया पीयूष शशकेन सह क्रीडति। अब यहाँ शशकेन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ री त्र श नहीं है, श मूर्धन्य षटकोण वाला जिसको हम कहते हैं, उसके कारण यहाँ अण हो जाता है, लेकिन यहाँ तालव्य श है, इसलिए न का अण नहीं हुआ, न का न ही रहा, तो बना शशकेन। अब है अलम डैश अलम, और कोष्ठक में दिया कलह, कलह क्लेश, तो इसमें अलम के योग में तृतीय विभक्ति हो जाएगी कलह शब्द में, कलहेन अलम, अर्थात अब कलह से बस करो या कलह मत करो। अगला है सिक्स्थ बिना कार्यम न भवति। अब किसके बिना कार्यम न भवति? आगे लिखा है उत्साह, तो विना के योग में द्वितीय भी होती है, तृतीय भी होती है, पंचमी भी होती है। चलिए इसकी यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। तो विना के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो उत्साह में तृतीय विभक्ति लगा देंगे उत्साहेन, उत्साहेन विना कार्यम न भवति, अर्थात उत्साह के बिना काम नहीं होता। अगर यहाँ उत्साह में हम द्वितीय भी लगा दें और लिख दें उत्साहम विना कार्यम न भवति, तब भी वाक्य ठीक होगा। और यदि हम यहाँ पर उत्साह में पंचमी लगा दें उत्साहात विना कार्यम न भवति, तब भी वाक्य ठीक होगा, यानी कि द्वितीय तृतीय पंचमी, उत्साहेन उत्साहम उत्साहात बिना कार्यम न भवति, तब भी वाक्य ठीक होगा। पर ये नहीं कि सारी विभक्ति एक साथ लगा दी, जैसे मैंने अभी कहा उत्साहम उत्साहेन उत्साहात बिना कार्यम न भवति, तब तो फिर ठीक नहीं होगा। कोई एक विभक्ति लगा सकते हैं, या द्वितीय लगाएं या तृतीय या पंचमी, अर्थात उत्साहम विना कार्यम न भवति, वाक्य सही है। उत्साहेन बिना कार्यम न भवति, तब भी वाक्य सही है। उत्साहात बिना कार्यम न भवति, तब भी वाक्य सही है। पर यानी कि एक ही वाक्य में तीनों विभक्तियां लगा दी और बाद में लिख दिया बिना कार्यम न भवति, तब तो फिर वो गलत माना जाएगा, या उसको लिखने का अलग तरीका होता है। परंतु यहाँ हम अभ्यास कर रहे हैं करण कारक का, तो हम यहाँ तृतीय विभक्ति ही लगाएंगे, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं तृतीय विभक्ति का, तो द्वितीय विभक्ति लगाने का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ तृतीय लगाएंगे उत्साहेन बिना कार्यम न भवति। अंतिम है सह डैश काणः अस्ति। अब हमने पहले ऊपरी पढ़ा था कि काणः बधिर के योग में विभक्ति तृतीय होती है। अब यहाँ कोष्ठक में दिया है शब्द हमें नेत्र, नेत्र शब्द दिया है, तो नेत्र में तृतीय विभक्ति लगेगी, क्योंकि काणः पीछे शब्द आया हुआ है, किससे काना है, किससे नहीं दिखाई देता उसको, आंख से, तो आंख उस नेत्र शब्द में तृतीय लगेगी, बनेगा सह नेत्रेण काणः अस्ति। यहाँ नेत्रण लिखा है, गलत है, नेत्रेण, त्र में भी एक ही मात्रा लगेगी, नेत्रेण काणः अस्ति, वह आंख से काना है, ऐसे वाक्य बनेगा। अब यहाँ त्र आ गया, इसलिए नेत्रेण नहीं होगा, क्या हो जाएगा ण, सह नेत्रेण काणः अस्ति। आप इस प्रकार इस अभ्यास को कर लें, अपनी अपनी बुक्स पर नोट कर लें, और आगे हम संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इति समाप्तम।